प्यारे साथियों, विश्वासघात किस सीमा तक किया जा सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है, ये विश्वासघात करने वाला नहीं सोचता। एक लड़की जो नेपाल से दिल्ली जैसे शहर में कामकाज के लिए आई थी, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसे जीबी रोड के 64 नंबर कोटे पर पहुंचा दिया गया। तो आखिर कामकाज के लिए आई पार्वती के साथ ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? और उसके बाद आगे क्या हुआ था उसके साथ? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। पार्वती का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू से काफी ऊपर एक सुंदर पहाड़ी के गांव में हुआ था। गांव काफी चढ़ाई पर था, जहां पर तब 3 दिन तक पैदल चलकर पहुंचने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। लोग वहां से रोजगार की तलाश में मैदान और तराई के हिस्से में आते थे, क्योंकि गांव में जीविका का कोई भी अच्छा जरिया नहीं था। पार्वती के माँ बाप भी गांव के ज्यादातर लोगों की तरह बहुत गरीब थे, और उन लोगों की जिंदगी पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हुआ करती थी। जब पार्वती 10 साल की थी, तो उसका पिता बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से चल बसा था। अब घर में काम करने वालों में माँ अकेली बच गई थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में माँ को काफी पसीना बहाना पड़ता था। वह पूरा दिन अपने छोटे से खेत में काम करती थी और बकरियां और भेड़ें पालती थी। पार्वती कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। पार्वती के घर से थोड़ा सा हटकर धर्म बहादुर का घर था। उसका घर दूर से देखने पर ही किसी सुखी अमीर आदमी का लगता था। धर्म बहादुर हर साल 6 महीने के लिए पैसा कमाने दिल्ली जाता था, और पैसा कमाकर गर्मी के मौसम में घर लौट आता था। उसके बीवी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना खाते थे। पार्वती की माँ की नजर में धर्म बहादुर बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। एक बार धर्म बहादुर दिल्ली से घर लौटा, तो उसने पार्वती की माँ से कहा, अब तो पार्वती 15 साल की हो गई है। अगर वह मेरे साथ दिल्ली जाती है, तो उसको अपनी जान पहचान के सेठ जी के घर में बच्चों का ख्याल रखने का काम दिला दूंगा। उनका छोटा बच्चा है, पार्वती उस बच्चे की देख रेख कर लेगी। पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा, और 2 सालों के अंदर वह मेरे साथ गांव वापस आ जाएगी। उसकी माँ ने थोड़ा सा सोच विचार किया, और फिर वह मान गई, क्योंकि धर्म बहादुर एक अच्छा पड़ोसी तो था ही, उल्टा माँ को उसके ऊपर भरोसा पूरा था। पार्वती के मन में भी अब दिल्ली जाने की लालसा जागने लगी। वह अब जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रही थी। चेहरे पर खूबसूरती चढ़ने लगी थी। वह दिल्ली के बारे में काफी सुन भी चुकी थी। अब उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसी सर्दी में माँ ने पार्वती को धर्म बहादुर के साथ दिल्ली भेज दिया। चूंकि वह उनका पड़ोसी था और पार्वती का दूर का चाचा भी लगता था, इसलिए माँ उस पर बहुत यकीन कर रही थी। पार्वती के पिता के मर जाने के बाद वह उन दोनों की थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। धर्म बहादुर पार्वती को हिमालय के आगोश में बसे हुए इस छोटे से पहाड़ी गांव से उतारकर धर्म बहादुर पार्वती को वहां से लेकर चला गया। बिना देरी किए वह दूसरे ही दिन दिल्ली जा पहुंचा, और रेलवे स्टेशन से सीधा दिल्ली के जीबी रोड के 64 नंबर कोठे में चला गया। धर्म बहादुर 64 नंबर कोठे की चौथी मंजिल पर धंधे वालियों से नकदी वसूल कर बक्से में रखता था, और ताराबाई को पूरा हिसाब किताब दिया करता था। वह ताराबाई के लिए कई सालों से काम करता आ रहा था। लेकिन पार्वती को जब ये पता चलता कि वह यहाँ फंस गई है, उससे पहले ही उसका वह चाचा उसे बेचकर वहां से जा चुका था। अब भोली भाली पार्वती को मालूम हुआ कि वह तो एक दलाल के हाथ में फंस गई है। उसने अगले ही दिन भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ी गई। उसके साथ वो सुलूक किया गया जो तवायफ से भी बहुत बुरा होता है, और वो भी 2 महीने तक पूरा उसके साथ सलूक करते रहे। उसने बाहर निकलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस बदबूदार दुनिया में वो और ज्यादा फंसती चली गई। इस घटना ने उसकी जिंदगी के रुख को पूर्व से पश्चिम की तरफ मोड़ दिया था। धर्म बहादुर ने कुछ पैसा माँ को ईमानदारी से पहुंचा दिया, लेकिन पार्वती दिल से काफी टूट चुकी थी। धर्म बहादुर ही उसकी जिंदगी का पहला ऐसा इंसान था जिसने गरीबी से निकालकर उसे दरिंदगी में जीने को मजबूर कर दिया। एक दिन उसने एक और तवायफ देखी, जो छोटी छोटी बात पर रो पड़ती थी। उसका नाम था सलमा।
वह 7-8 साल से वहीं पर थी। पार्वती ने मौका पाकर उससे कहा कि चलो हम दोनों भाग चलते हैं यहाँ से। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो तो तुम मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर सलमा जोर जोर से हंसने लगी। पार्वती को समझ नहीं आया कि आखिर ये हंस क्यों रही है। उसने सलमा से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो। तब सलमा ने पार्वती से कहा कि तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो। पार्वती ने जैसे ही ये सुना वह अवाक सी रह गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूं। तब सलमा कहती है, जब मुझे भी यहाँ लाया गया था तब मुझे बेहोश करके जानबूझकर प्रेग्नेंट करवाया गया और मुझे 3 महीने के बाद पता चल पाया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, लगभग सभी लड़कियों के साथ किया जाता है। जैसे ही पार्वती ने यह सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सलमा ने उसको हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा है ना, तुमको कुछ भी होगा तो वह मदद कर देगा। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक हम दोनों साथ साथ रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम तवाइफों की तो जिंदगी ही ऐसी है, इस पर रोना धोना बेकार है। इसके बाद तो पार्वती पूरी तरह से खुल चुकी थी, लेकिन उसने अपने आप से एक प्रण लिया था कि वो जब तक धर्म बहादुर को ढूंढकर उसके कर्मों की सजा नहीं दे देगी, वह चुप नहीं बैठेगी। वह टूटने की बजाय उदासी और डर की दुनिया से 3 महीने के अंदर ही बाहर निकल आई, क्योंकि उसने अब इसी को अपनी किस्मत मान लिया था। पार्वती नेपाल के खूबसूरत गांव से आई थी। कोटे की दुनिया में फंसकर वह सिगरेट शराब पीने लगी थी। इसके बाद वह जिंदगी की सारी कमाई अपने आशिकों, दलालों और सहेलियों के साथ पी गई थी। पार्वती के साथ 10 और भी लड़कियां नेपाल से यहाँ आई हुई थी। आधी से ज्यादा लड़कियां तो अपना 5 साल का करार पूरा करके वापस लौट गई थी और दूर दराज के पहाड़ी गांवों में अपने भविष्य को संवार रही थी। लेकिन पार्वती की बदकिस्मती ने उसको इस दलदल से निकलने का मौका ही नहीं दिया। दुनिया में देहधंधाई एक ऐसा पेशा है जहां पर अनुभव और समय बढ़ने के साथ आमदनी और जिस्म फरोशी की कीमत में गिरावट होती चली जाती है। नई उम्र की धंधे वालियों को तो मुंह मांगा पैसा मिल जाता है। पार्वती जब 16 साल की थी तो उसको चौथी मंजिल पर जगह मिल गई थी। उसके बाद तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल पर आई और अब पहली मंजिल की अंधेरी कोठरी में आकर अटक गई थी, जहां पर बाहरी दुनिया को झांकने के लिए एक खिड़की तक नहीं थी। अब तो शाम को सारी सहेलियां मिलकर शराब खरीदती थी और नशे में खोने की कोशिश करती थी, लेकिन शराब भी अब उन पर कुछ असर नहीं कर पाती थी। वह कोटे की रंगीन दुनिया में इस तरह खो गई थी कि 20 साल किस तरह बीत गए इसका उसे पता भी नहीं चला। और तब तक धर्म बहादुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक वीर बहादुर नाम के आदमी से हुई, जो कि वहां आए दिन आता रहता था। वीर बहादुर पार्वती के गांव के ही आसपास के किसी पहाड़ी गांव से यहाँ आया हुआ था। लेकिन ये बात पार्वती को तो पता थी, पर वीर बहादुर को पार्वती के बारे में कुछ पता नहीं था, जबकि असलियत में पार्वती उसकी दूर की रिश्तेदारी थी। पार्वती उसके सहारे उस धर्म बहादुर को ढूंढना चाह रही थी, ताकि उसे इस नरक में धकेलने का बदला ले सके। एक दिन अचानक सुबह सुबह पार्वती की नींद टूट गई, क्योंकि ऊपरी मंजिल से नेपाली लड़कियों के रोने की आवाज कानों तक गूंज रही थी। वह उठकर बैठ गई और आंखों को मलते हुए सोचने लगी कि यह लड़कियां रो क्यों रही है। कोई लड़की ऊपर मर तो नहीं गई। पार्वती दौड़कर ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह वहां पर पहुंची, वैसे ही पाया कि कई लड़कियां जोर जोर से छाती पीट पीट कर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि आज सुबह काठमांडू के आसपास एक विनाशकारी भूकंप आया है। वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत सारे घर तहस नहस हो चुके हैं और हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। इसमें कई लड़कियों के सगे संबंधी भी मर चुके थे। सामने वीर बहादुर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसको देखकर पार्वती ने पूछा, तू क्यों आंसू बहा रहा बे? तेरा भी कोई सगा संबंधी भूकंप की चपेट में आया है क्या? इस पर वीर बहादुर के मुंह से कुछ शब्द निकल गए। मेरा मौसेरा भाई
धर्म बहादुर भी अपनी बीवी और बच्चों समेत घर में दबकर मर गया है। गांव में काफी लोग भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं। सब कुछ वहां तबाह हो चुका है। इतना कहकर वीर बहादुर रोने लगा, लेकिन पार्वती की आंखों से बिल्कुल एक आंसू नहीं निकला। उल्टा उसके गुलाबी चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की लहर बिखरने लगी। इसे देखकर वीर बहादुर काफी अचरज में पड़ गया, किंतु पार्वती पर इन लोगों के रोने धोने का कोई असर नहीं हो रहा था। अगले दिन पार्वती ने सुबह के 10 बजे बैग में अपना सारा सामान पैक कर लिया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। उसकी सहेली ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब पार्वती ने कहा कि बस अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। इतने सालों बाद वह अपनी सहेलियों को नम आंखों से विदाई दे रही थी। वीर बहादुर तीसरी मंजिल से पार्वती की तरफ टकटकी निगाह से देख रहा था। सामने सलीम चाय वाले ने एक पान लगाकर पार्वती को दे दिया था। पार्वती पान को शान से चबाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और कुछ पलों के अंदर ही वह हमेशा के लिए इन लोगों की नजरों से ओझल हो गई। दोस्तों, धर्म बहादुर को उसके किए की सजा पार्वती तो नहीं दे पाई, लेकिन ऊपर बैठे भगवान ने उसे पूरी की पूरी सजा दे दी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।